अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स 2। आज हम अपनी नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड ऑर्डर ऑफ एनर्जी को, जिसका फाइनल फार्मूला कुछ इस फॉर्म का होगा। तो चलिए, इसके जो बेसिक मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने EN1 को कैलकुलेट किया था। सो हम जब EN1 कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने उसके फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लेमडा को बेस बनाया था। जब हमने psi-n1 की कैलकुलेशन की थी तब भी हमने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लेमडा को बेस बनाया था। अब जब हम EN2 कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है, तो इसके लिए हम सेकंड ऑर्डर ऑफ लेमडा की जो इक्वेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव की थी, तो हम उसको लेकर चलेंगे और हम उस सेकंड ऑर्डर ऑफ लेमडा की इक्वेशन की हर एक टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय psi-n0 फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये बिल्कुल सेम स्टेप है जो हम पहले कर चुके हैं। सो ये फर्स्ट टर्म है, तो इस टर्म के लेफ्ट साइड से psi-n0 को मल्टीप्लाई कर दें। फिर ये hp psi-n वाली टर्म जो है इसके भी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दें। फिर ये एनर्जी वाली टर्म जो है, अब यहाँ हमने डायरेक्ट स्टेप किया है। असूलन हमें यहाँ पर लिखना चाहिए था psi-n0, लेकिन हम क्योंकि प्रीवियस 2 केसेस में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो एनर्जी होती है ये बेसिकली आपके पास एक वैल्यू होती है, तो इसका स्टेट्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो हम उसको आउटसाइड भी लिख सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट एनर्जी को आउटसाइड लिख लिया और जो स्टेट थी psi-n2 इसके साथ इसका इनर प्रोडक्ट ले लिया हमने psi-n0 से, तो ये psi-n0 आ गया प्लस EN1 psi-n0 एंड EN2 अगेन psi-n0 एंड psi-n0। तो हर टर्म के साथ हमने psi-n0 को मल्टीप्लाई कर दिया फ्रॉम द लेफ्ट। अब यहाँ अगेन राइट साइड पर हमारे पास क्लियर रिजल्ट्स हैं कि psi-n0 psi-n1 होगा तो आंसर 0, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट्स हैं। 0 और 2 ये भी डिफरेंट स्टेट्स हैं तो आंसर 0 होगा, और अगर 0 0 है तो आंसर क्या होगा जी 1। सो दिस टर्म है psi-n0 psi-n2 डिफरेंट है तो ये टर्म भी खत्म हो जाएगी। ये psi-n0 psi-n1 है तो ये टर्म भी खत्म हो जाएगी। ये psi-n0 और psi-n0 हैं, इसके ये सेम स्टेट्स हैं, तो इसका जो आंसर है वो 1 के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास राइट साइड पर जस्ट क्या रह जाएगा जी EN2। तो ये EN2 आपके पास आ गया, बाकी दो टर्म्स का ये 0 0 आंसर आ गया आपके पास। अब लेफ्ट साइड पे चलते हैं जी। तो लेफ्ट साइड पर आप देखें अगेन ये हमारे पास एक श्रोडिंगर इक्वेशन की फॉर्म बन रही है इन द ब्रा फॉर्मेट। तो psi-n0 इन द ब्रा, तो H0 जब इस स्टेट पर ऑपरेट होगा तो आपके पास आंसर आता है psi-n0 एंड EN0। तो अगेन एनर्जी है तो हमने इसको आउटसाइड लिख लिया है, तो ये psi-n0 और psi-n2 बन जाएगा। अगेन ये दोनों डिफरेंट स्टेट्स हैं तो इसका आंसर भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। तो आपके पास सिर्फ ये एक टर्म बचेगी विच यू कैन से दैट इज इक्वल टू EN2। तो ये आपके पास EN2 की एक फाइनल वैल्यू आ गई। अगर आपको ये कैलकुलेशन लग रहा है कि हमने बहुत फास्टली मूव की है, तो आप EN1 की या psi-n1 की जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको देख लीजिएगा। उसमें हमने डिटेल से ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं कि ये किस क्यों इसके इक्वल होता है और ये टर्म्स क्यों कैंसिल हो रही हैं। तो ये EN1 में हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब यहाँ हम एक जनरल फार्मूले को डिस्क्राइब करते हैं कि हाँ, अगर हमें किसी भी ऑर्डर की एनर्जी की कैलकुलेशन करनी हो, EN1 हमने की, EN2 हमने की, EN2 का हमारे पास ये रिजल्ट आया है psi-n0 hp psi-n1। तो बेसिकली इसको अब हम जनरलाइज्ड फॉर्म में करना चाहते हैं, तो उसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है that En to the power k can be any perturbation factor, means it can be first order perturbation, second or third and so on। तो ये k की वैल्यूज हैं। psi-n0 ऑफ द ब्रा ये हर परटर्बेशन में, यानी कि हमारी जो फंडामेंटल जो अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट है वो हमेशा ऐसे फिक्स रहेगी, और
परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन जो है ये हमें हेल्प आउट करेगा फॉर द कैलकुलेशन। और राइट साइड पर हमारे पास जो आइगन स्टेट होगी दैट विल बी साई n टू द पावर k माइनस 1। ठीक हो गया। तो अगर यहाँ हम 1 लेते हैं k की वैल्यू, तो यहाँ 1 फर्स्ट ऑर्डर होगी, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो गया जी 0। तो आप देखें कि En1 जो हमने कैलकुलेट की थी उसमें ये साइन 0 एज इट इज आ गया, Hp एज इट इज आ गया, और हमारे पास यहाँ पर बनता था साइन 0। तो ये k1 होगा तो 1 माइनस 1 0। तो k की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ जो आइगन स्टेट है ये क्या हो जाएगी 0। इसी तरह से अगर हम k की वैल्यू 2 लेते हैं En2, तो हमारे पास जो स्टेट बनेगी दैट विल बी साइन 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास साइन 1 आ गई, और बाकी ये साइन नॉट और Hp ये हमेशा एज इट इज रहेंगे। और एनर्जी की जो भी वैल्यू आप लेंगे तो राइट साइड पर जो आइगन स्टेट होगा उसकी जो वैल्यू है वो एक स्टेप लेस होगी। ठीक है। अगर मैं En3 कैलकुलेट करता हूं तो उसका आंसर होगा साइन 0 Hp एंड साइन 2, क्योंकि यह 3 माइनस 1 करेंगे द आंसर आएगा 2। तो En3 En4 किसी भी स्टेट की जो है वो हम जनरलाइज वे से हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था उसका जनरल फार्मूला। लेकिन अभी हमने जो En2 को कैलकुलेट किया है, अभी इस En2 में हमारे पास अगर आप देखें तो हम ऑलरेडी साइन 1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है। तो हम इस साइन वैल्यू को यहाँ पुट करके साइन 1 की वैल्यू को जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट की है, तो हम En2 की वैल्यू को फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन 1 इन अबव इक्वेशन, मींस ये हमारी इक्वेशन है En2 की, तो ये साइन 1 की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है साइन 1 की वैल्यू। तो इस वैल्यू को हमने जस्ट यहाँ पर पुट करना है। तो पुट करेंगे तो देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। En2 इज इक्वल टू, ये समीशन आ गया, m इज नॉट इक्वल टू n, और ये जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा साइन 0 और Hp, तो ये साइन 0 और Hp आ गया, और बाकी ये जो सारी टर्म है दिस कंप्लीट टर्म, ये जो सारी टर्म है ये हमारे पास साइन 1 की टर्म है। ठीक हो गया। तो ये इनर प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, ये इनर प्रोडक्ट डिवाइड बाय एनर्जी, और ये साइन 0 जो था और ये हमारे पास साइन 0 आ गया। तो ये हमने जस्ट क्या किया है, हमने साइन 1 की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। साइन 0 Hp, और राइट साइड पर जो हमारे पास ये साइन 0 एक अकेली या अलग टर्म रह गई थी, तो इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो हम डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ Hp के साथ। तो ये दोनों ये इस कंप्लीट इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएंगी, और ये वाला जो कंप्लीट इनर प्रोडक्ट फॉर्म थी Hp की m और n के साथ, वो m और n के साथ ये प्रोडक्ट एज इट इज आ गया, और नीचे एनर्जी की वैल्यू भी एज इट इज आ गई। ठीक हो गया। अब इसमें अब आप फर्दर देखें, ये जहां जो ऑर्डर है, यहाँ ऑर्डर है Hp Nm के साथ, और यहाँ Hp Mn। तो इनके ऑर्डर को सेम करने के लिए हमने यह माइनस से मल्टीप्लाई किया, और ये जो फर्स्ट इनर प्रोडक्ट है जो कि जिसका ऑर्डर Nm था, कि n जो है वो ब्रा फॉर्म में था वेव फंक्शंस का, और m कैट फॉर्म में, तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया और हमने इसके ऑर्डर को चेंज कर लिया। ओके, सो n की जगह पे हमने m लिख दिया और m की जगह पे हमने n लिख दिया। इससे क्या हो गया कि अब इन दोनों प्रोडक्ट की, इस प्रोडक्ट की और इस प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो सेम हो गया। इसका भी ऑर्डर mn हो गया और इसका भी ऑर्डर mn हो गया। तो हम इन दोनों को मॉड स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें मॉड में लिखेंगे तो ये जो माइनस साइन है, जब हम मॉड में लिखेंगे तो ऑफ कोर्स वो ऑटोमेटिकली अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब उसको लिखे या लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और नीचे हमारे पास En0 और Em0 एज इट इज रह गए, और इन दोनों प्रोडक्ट और ये माइनस को हमने मॉड स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास आ गई En2 की वैल्यू। अब En2 की वैल्यू में अगेन हमारे पास
En0 जो कि हमारे पास एक अनपर्टर्ब्ड एनर्जी है, Em0 ये भी अनपर्टर्ब्ड एनर्जी है, psi_m0 ये अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन है, psi_n0 ये भी अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन है। तो ये सारी अनपर्टर्ब्ड वैल्यूज यानी कि जिनके आंसर्स हमें ऑलरेडी नोन होते हैं, उनमें जस्ट hp की वैल्यू हम पुट करेंगे और हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस पर कंडीशन क्या है, फॉर परटर्बेशन थ्योरी टू वर्क द करेक्शन मस्ट बी स्मॉल, कि ये जो फैक्टर है, दिस कंप्लीट फैक्टर जो कि इस इक्वेशन में गिवन है, इसका जो आंसर है वो लेस देन 1 होना चाहिए। मींस करेक्शन जो है वो स्मॉल होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इसमें जब हम En1 यानी कि हम जो कैलकुलेट करते हैं उसमें हमें मैक्सिमम परटर्बेशन की जो क्वांटिटी या जो आंसर्स या जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट हो जाती है। उसके बाद En2 जो है उसका आंसर बहुत थोड़ा होता है, लेस देन 1, यानी कि हम लेस आंसर होना चाहिए कि उसमें वो थोड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। और इसके बाद जो En3 होगा, आप सोचें कि En3 जो है वो उसमें वो ज़्यादा हमारे पास रिलायबल नहीं होता, उसकी इतनी मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं होती। इसलिए हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो हायर ऑर्डर वैल्यूज होंगी En3, En4 या psi_n3, psi_n4 एंड सो ऑन, हम उनको इग्नोर करेंगे क्योंकि उनकी कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं होती। तो En2 तक और psi_n2 तक भी अगर हम कैलकुलेट कर लें, that will be sufficient in order to define how much perturbation has been produced in the system. तो इसी के साथ ही ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। और इस लेक्चर के साथ ही हमारी जो टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी है वो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह अपनी डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। और ये बताता चलूं कि psi_n2 की जो कैलकुलेशन है वो हमने नहीं की, हमने वो इसलिए नहीं की कि उसकी जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो बहुत लेंथी हैं और उसकी वजह से हमने उसको या अपने ना ही अपनी बुक में इंक्लूड किया है, ना ही उसको वीडियो लेक्चर में इंक्लूड किया इस वजह से। सो बट इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट, नॉट दैट मच इजी बट द स्टेप्स आर सेम। हमें उसमें psi_m0 की तरह ऐसे ही एक और नया थर्ड एक अनपर्टर्ब्ड आइगन फंक्शन लेना पड़ेगा और उसके बाद हम उसको स्टार्ट करें। सो बहरहाल किसी को चाहिए हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, उसकी डिटेल कैलकुलेशन भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ इंडिविजुअली इफ एनीवन इंटरेस्टेड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।